Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendra Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my Social Science online class. Today I will discuss first lesson of History, Class 9, French Revolution. आज मैं आप सभी के साथ कक्षा 9वीं के इतिहास के पहले अध्याय फ्रांस की क्रांति के विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं उन बिंदुओं की चर्चा कर लेता हूं जिसे हमें फ्रांस की क्रांति में पढ़ना है। पहला, फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई। दूसरा, किस प्रकार से फ्रांस एक गणतंत्र राज्य बना। तीसरा, आतंक का राज। चौथा, किस प्रकार से फ्रांस से दासता का उन्मूलन हुआ। पांचवा, नेपोलियन बोनापार्ट। First, we have to discuss causes of French Revolution. Second, how did France become a republic state? Third, Reign of Terror. Fourth, abolition of slavery in France. Fifth, emergence of Napoleon Bonaparte. चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। Revolution, क्रांति। First all of we have to understand what is revolution. क्रांति क्या होती है? Action taken by a large group of people to try to change the government of a country, especially by violent action. When a group of people try to change the government by the violent action, this is called revolution. जब देश के एक बड़े समूह द्वारा सरकार को हिंसक प्रयासों द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम क्रांति कहते हैं। जब देश के लोग सरकार से खुश नहीं होते हैं और हिंसक प्रयासों से वो सरकार को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। लुइस 16, हु वॉज लुइस 16? लुइस 16 वॉज किंग ऑफ फ्रांस व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का राजा लुइस 16 ही था। He was born on 23 August 1754. On 10 May 1774, Louis XVI of Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to Austrian Princess Marie Antoinette. He died on 21 January 1793. लुइस 16 का जन्म 23 अगस्त 1754 में बॉर्बन फैमिली में हुआ था। 10 मई 1774 को वह फ्रांस का राजा बना। जब वह 20 वर्ष का था तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेटे से हुई थी। उसकी मृत्यु 21 जनवरी 1793 को हुई। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? वी कैन क्लासिफाई द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, सोशल कॉज, सेकंड, पॉलिटिकल कॉज एंड थर्ड, इकोनॉमिक कॉज। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस सोशल कॉजेज। सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फ्रांस का समाज किस प्रकार का था। 18वीं सेंचुरी में फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहले स्टेट में क्लैरिजीज थे, दूसरे स्टेट में नोबेलिटीज थे और तीसरे स्टेट में कॉमनर्स थे। क्लैरिजी जिनको पादरी कहा जाता था, नोबेलिटी जो राजा के बहुत करीब हुआ करते थे, सामंत उनको कहा जाता था, और तीसरे स्टेट में कॉमनर्स मतलब सामान्य लोग थे। मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स क्लर्जी एंड नोबेलिटीज एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। दे आर exempted फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट। Nobles also enjoyed feudal privileges which include feudal dues extracted from peasants. समाज 3 स्टेट में विभाजित था। पहले 2 स्टेट के सदस्य यानी पादरी और नोबेलिटी जन्म से कुछ विशेषाधिकार का आनंद लेते थे। उन्हें राज्य को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। कहने का अर्थ है वो करों का भुगतान नहीं करते थे। नोबेलिटीज जो कि सेकंड स्टेट में आते थे, सामंती विशेषाधिकारों का भी आनंद लेते थे, जिसमें किसानों से निकाले गए सामंती बकाया भी शामिल थे। कहने का अर्थ है वो किसानों से टैक्स लिया करते थे। किसानों को, थर्ड स्टेट के लोगों को फर्स्ट 2 स्टेट्स के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। मतलब क्लैरिजी और नोबेलिटीज थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स वसूला करते थे। चर्च एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइद फ्रॉम पीजेंट्स। A direct tax tile and number of indirect taxes are levied on everyday consumption articles like salt and tobacco. चर्च किसानों से टाइड नामक
करों को अपना हिस्सा निकालता था। एक प्रत्यक्ष टैक्स टाइले जो कि सीधे राज्य को दिया जाता था, और इस प्रकार से कई अप्रत्यक्ष टैक्स नमक और तंबाकू जैसे रोज़मर्रा के उपभोग के सामानों पर लगाए जाते थे। कहने का अर्थ है कि जो पादरी थे वो टाइल नामक टैक्स किसानों से वसूला करते थे, और टाइले नामक एक प्रत्यक्ष कर जो सीधे राजा के पास जाता था उसका नाम था टाइले, जो कि किसानों से या थर्ड स्टेट के लोगों से लिया जाता था। और तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर जो कि रोज़मर्रा के सामानों पर भी लगाए जाते थे, जैसे साल्ट और टोबैको पे। इस प्रकार से जो कर का बोझ था किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के लोगों पे था। थर्ड स्टेट में कौन से लोग थे? जिसमें किसान, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, इस तरह के लोग थर्ड स्टेट में शामिल किए जाते थे, जिसमें किसान आते थे, व्यापारी आते थे, साहूकार आते थे और कलाकार आते थे। दूसरा हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक कॉज पे। वो आर्थिक कारण क्या थे जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति हुई। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड फ्रॉम 23 million to 28 million in 1789, which led to increment in demand of food grains. फ्रांस की जनसंख्या 1789 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन पहुंच गई, जिसके कारण से खाने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। Most workers were employed as laborers in workshops with fixed wages, but wages did not keep pace with the rise in prices of food grains. ज़्यादातर जो श्रमिक थे जो कि थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे वो लेबर के रूप में कार्यशालाओं में होते थे, जिनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, और उनकी जो मजदूरी थी वो समय के साथ नहीं बढ़ती थी। कहने का अर्थ है खाने के दाम तो बढ़ रहे थे, खाने के दाम के साथ उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण से उनके सामने ये समस्या आ गई कि वो खाना कहाँ से खरीदें। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक्सट्रीम स्कैर्सिटी ऑफ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसके कारण से अब उनके सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो चुका था। तीसरा जो कॉज है पॉलिटिकल कॉज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। In 1774, Louis XVI becomes the king of France and faces empty treasury due to the long years of war, his drained financial resources, and discontent within the society was increasing. He helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy Britain. 1774 में जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो उसने पाया कि फ्रांस का पूरा खजाना खाली हो चुका है, क्योंकि फ्रांस अपने प्रभाव के लिए वह दूसरे देशों के साथ युद्ध करता रहा था, जिसके कारण से धीरे धीरे पूरे फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। इसके साथ ही साथ लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मदद की थी। कहने का अर्थ है कि फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ा, और ये युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चला, जिसके कारण से फ्रांस का खजाना धीरे धीरे खाली होता चला गया। दिस वॉर एडेड मोर देन 3 billion livres, for which the money lenders began to charge 10% interest on loan to meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. ब्रिटेन के साथ युद्ध ने फ्रांस के ऊपर 3 बिलियन से अधिक लीवर का बोझ डाल दिया। साहूकार जिनसे लुई 16 ऋण लिया करता था, उन साहूकारों ने इस ऋण पर 10% अधिक ब्याज देना शुरू कर दिया, जिसके कारण से फ्रांस पर अब और ज़्यादा अधिक बोझ आ चुका था। अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे सेना को बनाए रखना, अदालत, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए अब फ्रांस के पास, कहने का अर्थ है लुई 16 के पास कोई और चारा नहीं था। इसके लिए उसने राज्यों को करों में वृद्धि के लिए मजबूर कर दिया। ये भी एक कारण बना फ्रांस की क्रांति के लिए। और ये कर किनके ऊपर बढ़ाए गए?
थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर एक कर्ज का बोझ डाल दिया गया। रोल ऑफ मिडिल क्लास, ये भी फ्रांस के क्रांति का एक कारण था। In 18th century witnessed the emergence of social group termed as middle class, who may have means and programs to carry out full-scale measures to bring change in social and economic order. And being educated, they believe that no group should be privileged by birth. मध्यम वर्ग की भूमिका, मध्यम वर्ग की भूमिका फ्रांस की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी में सामाजिक समूहों के उदय को देखा गया। इस सामाजिक समूहों का उदय किस प्रकार का था? मध्यम वर्ग इनको कहा जाता था, जिनके पास सामाजिक कार्यक्रमों में बदलाव लाने के लिए पूर्ण पैमाने पर उपाय करने के लिए साधन और कार्यक्रम हो सकते थे। शिक्षित होने के साथ साथ उनका मानना था कि किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये मिडिल क्लास, इसका इमरजेंस कहाँ से हुआ? इसका इमरजेंस थर्ड स्टेट से हुआ था। थर्ड स्टेट में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ज़्यादा एजुकेटेड थे, प्रॉस्पेरस थे, धनी थे, और इन्हीं को धीरे धीरे मिडिल क्लास कहा जाने लगा। मिडिल क्लास का कहना था किसी भी व्यक्ति को जन्म से विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को सुविधाएं नहीं प्राप्त होनी चाहिए। They earned their wealth through an expanding overseas trade, from manufacture of goods like woolen and silk textiles and professions as lawyers and administrative officer. उन्होंने ऊनी और रेशम वस्त्रों जैसे सामानों के निर्माण से लेकर वकीलों और प्रशासकीय अधिकारियों के रूप में व्यवसायों के विस्तार के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित की। मिडिल क्लास में कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो व्यापारी थे, वो सामानों का व्यापार करते थे। उन्हीं व्यापार से उन्होंने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया था। और कुछ इसमें वकील थे, कुछ प्रशासकीय अधिकारी भी थे, जिन्होंने अपने प्रभाव को थर्ड स्टेट से लेकर फर्स्ट स्टेट के लोगों तक स्थापित किया था। रोल ऑफ फिलोसफर्स, दार्शनिकों की भूमिका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था फ्रांस की क्रांति में। किस प्रकार से फ्रांस के लोगों को प्रेरणा मिली एक क्रांति के लिए। फ्रांस के लोगों को क्रांति की प्रेरणा देने में इन दार्शनिकों की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। They inspired by the ideas of different philosophers and spread the same through books and newspapers. 18वीं शताब्दी में प्रिंटिंग का आविष्कार हो चुका था और प्रिंटिंग के कारण से अब लोगों तक बुक्स और न्यूज़पेपर की पहुंच हो चुकी थी। और इन बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से इन दार्शनिकों ने अपने आइडियाज़ को, अपने फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया था। इन फिलोसफर्स में एक थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। उन्होंने परमात्मा के सिद्धांत और सम्राट के पूर्ण अधिकार का खंडन किया अपनी इस बुक में। इन्होंने ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने जो बुक लिखी थी, यहाँ पे जॉन लॉक ने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, देवत्व के सिद्धांत, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, सम्राट के पूर्ण अधिकार। एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, जिसपे कोई कंट्रोल ना हो। उसने राजा के इस पूर्ण अधिकार का खंडन किया। दूसरा, रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाया, सामाजिक अनुबंध के विचार को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने लोगों और उनके प्रतिनिधियों के आधार पर सरकार के एक प्रस्ताव को पारित किया। उनका कहना था कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो लोगों की सहमति से बनी हो। सरकार का विश्वास लोगों में होना चाहिए। थर्ड, मॉन्टेस्क्यू, कानून की भावना।
In spirit of law, Montesquieu proposed a division of power within government between legislative, executive and judiciary. कानून की भावना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के भीतर विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित किया। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट के सरकार के 3 अंगों में शक्ति के बंटवारे को प्रस्तावित किया। पहला था विधायी, लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी।